हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का क्रैश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आप इसको रिवीजन क्लास भी बोल सकते हैं, क्रैश कोर्स बोल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम लोग पूरा चैप्टर का थ्योरी को आपको पढ़ाएंगे, सभी पॉइंट को कवर करेंगे। ये नहीं कि कोई पॉइंट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, सभी एक एक पॉइंट को आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर फिजिक्स का पूछे तो फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री का पूछे केमिस्ट्री क्या है, उसी तरीके से दोस्तों बायोलॉजी क्या है। आपको सबसे पहला सवाल कोई पूछेगा तो यही पूछेगा बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं बायोलॉजी क्या है, क्योंकि चैप्टर 1 है, इसी से आपको सारा चीज की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, बायोलॉजी है क्या। आखिर बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, ये बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। बायो का मतलब होता है लिविंग यानी कि जीवित रहना, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी कि जो जीवित जीव है उसके बारे में स्टडी करना, पढ़ाई करना, इसी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अरिस्टोटल, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, अरस्तु। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। और जीव विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। बायो का मतलब लिविंग, लॉजी का मतलब टू स्टडी। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, यह जीव विज्ञान यानी कि यह विज्ञान जीव और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों का संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्ट को माने जाते हैं। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो किसको माने जाते हैं, थियोफ्रेस्ट को। और वहीं पे जीव विज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं, अरस्तु को। दोनों चीज पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, जीव विज्ञान का अरस्तु। और जो जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं, दो शाखा होते हैं, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का जो है वो है थियोफ्रेस्ट। तो बायोलॉजी का मतलब समझ में आ गया, जीवों के बारे में अध्ययन करना, पढ़ाई करना। बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब टू स्टडी। तो चैप्टर 1 बायोलॉजी का मतलब समझ में आ गया। पूरा थ्योरी को दोस्तों आपको एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट को आपका नहीं छोड़ेंगे। आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक जरूर बने रहेंगे। और ये पीडीएफ जो है आपको कुछ दिन के अंदर, हो सकता है एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद, आपको पीडीएफ जो है वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट का नाम है तनु क्लासेस। अगर आप नहीं चाहते तो आप अभी से नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आता है प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या होता है, देखिए आगे भी प्रजनन के बारे में हम आपको समझाएंगे, लेकिन यह डेफिनेशन पहले देख लीजिए। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति निरंतरता को बनाए रखता है, उसे प्रजनन कहते हैं। ये निरंतरता वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, लगातार, निरंतरता। ठीक है, तो वह क्रिया जिसके द्वारा जीव जो है अपने नए संतान, अपने नए पीढ़ी को पैदा करता है। मान लेते हैं अगर हम लोगों को पैदा नहीं किया जाता तो आज हम लोग दुनिया में नहीं आते, आज आप हमसे नहीं पढ़ते, हम आपको नहीं पढ़ाते। तो वही चीज है, तो वह क्रिया जिसके द्वारा जीव जो है यानी कि मनुष्य हो गया, जीव में जितने भी जीव है वो सभी अपने नए जीव को, एक नए समान जीव को जन्म देता है और अपनी प्रजाति को, निरंतरता को बनाए रखता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब देखिए आगे, प्रजातियों की निरंतरता हेतु प्रजनन की विशेषताएं यानी कि प्रजातियों का लगातार होने की जो प्रक्रिया है, जो विशेषता है, ये प्रजनन की क्या विशेषता है। तो सबसे पहला है, प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे कि युग्मकों से नए जीवों या नए पीढ़ी का जन्म होना। ठीक है, आज से दोस्तों क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है, और प्लीज मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पूरा वीडियो को देखें और सभी जितना भी पार्ट आता सभी को देखें, क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, इसलिए चैप्टर को लाया गया है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा सब्जेक्ट आपको इसी तरीके से पढ़ाई जाएगी। चलिए, प्रजनन क्रिया, प्रजनन इकाइयों जैसे कि युग्मकों से नए जीवों या नई पीढ़ी का जन्म होना। दूसरा विशेषता है, इस क्रिया में प्रजनन इकाइयां बनती है। तीसरा विशेषता क्या है, इस क्रिया के कारण जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। और चौथा विशेषता क्या है, इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का द्विगुण होता है तथा आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का क्या होता है, द्विगुण होता है, और तथा आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। अब देखिए दोस्तों, आपको जो नोट्स है वो मैं दोस्तों में नोट्स करके बताऊंगा, क्योंकि ये टाइपिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और आप लोग लगातार डिमांड किए हुए जा रहे थे कि सर जल्दी पढ़ाइए, जल्दी सिलेबस खत्म कीजिए, टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि देखिए क्या होता था, टाइपिंग करने में जो फिगर बनाने में है मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। जैसे कि अगर फिगर देखेंगे तो ये सब फिगर जो बनाने में दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, इसलिए सोचा कि नहीं, आपको कॉपी में पढ़ा के, कॉपी में नोट्स बना के आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल मजा आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, रिप्रोडक्शन जो ये वर्ड आया, प्रजनन जिसका हिंदी होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो री का मतलब होता है अगेन यानी कि दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू बर्थ ऑफ स्प्रिंग यानी कि जन्म देना। ठीक है, जन्म देना आप सिंपली मीनिंग समझ सकते हैं। तो दोबारा जन्म देना को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अतः अगर डेफिनेशन फिर से देखेंगे तो अपने समान संतान यानी कि अपने जैसा संतान
प्रत्येक जीवों से अपने समान संतान अर्थात ऑफ स्ट्रिंग उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आगे अगर देखेंगे आप तो पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जो प्रजनन का पर्पस है वो क्या है, आखिर क्यों आखिर कोई रिप्रोडक्शन करना चाहेगा, क्यों आखिर कोई प्रजनन करना चाहेगा। देखिए आपको समझ में आएगा, बायोलॉजी में क्या है, आधा से ज्यादा वर्ड ना वो इंग्लिश में ही है, उसी को हिंदी में लिखा गया है। तो हम लोग क्या किए हैं, बहुत वर्ड को इंग्लिश में ही लिखते हैं, क्योंकि वो चीज जो है अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो वो हिंदी में ही लिखा जाएगा, वो इंग्लिश को हिंदी में। ठीक है, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सिर्फ पढ़ते रहिए। देखिए पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन करने का पर्पस क्या है, आखिर आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है पढ़ने का, वही चीज है कि ये प्रजनन का पर्पस क्या है, तो टू कंटिन्यू द रेस ऑन अर्थ यानी कि जातियों की निरंतरता बनाए रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चलता रहे, इसी को करने के लिए पर्पस होता है रिप्रोडक्शन का। अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन का दो प्रकार होता है, एक का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा का नाम है सेक्सुअल। अब असेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक प्रजनन। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो प्रजनन का दो प्रकार आपको समझ में आ गया, एक है अलैंगिक एक है लैंगिक। आप लोग इस तरीके नोट लिखते जाएंगे। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन, ए का मतलब नोट, सेक्स का मतलब मेल और फीमेल। तो सेक्स में एक मेल आता है एक फीमेल आता है, दो चीज, और ए का मतलब क्या होता है नोट। तो नोट मतलब क्या हो गया, यानी कि एक ही चीज रहेगा, या तो लड़का या तो मतलब कि ये सॉरी, ए का मतलब नोट, सेक्स का मतलब मेल या फीमेल। तो ए का मतलब हो गया नोट, सेक्स का मतलब मेल या फीमेल, तो ना कि लड़का रहेगा ना कि लड़की, यानी कि दोनों नहीं रहेगा। तो अलैंगिक प्रजनन में दोनों नहीं रहेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ए मतलब नहीं, सेक्स मतलब मेल और फीमेल, ये दोनों नहीं रहेगा। अलैंगिक प्रजनन में ये दोनों चीज नहीं रहेगा, मादा और नर जो है ये दोनों नहीं रहेगा। आगे देखिए आपको समझ में आएगा चीज है क्या बोल रहा है। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नए संतान उत्पत्ति करने की विधि है, यानी कि अलैंगिक जनन जो है वो नए संतान उत्पन्न करने की विधि है, जिसमें मेल और फीमेल की भागीदारी कदापि नहीं होती है, मतलब कहीं पे नहीं होती है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। देखिए एक एक पॉइंट को आपको इसी तरीके से समझाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बस आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं कि आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए अब देखिए, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वो नए संतान उत्पन्न करने की विधि है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल का जो है कहीं पे भागीदारी, कहीं पे रोल नहीं होता है। दूसरा देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ, यानी कि इसके लाभ क्या है, अलैंगिक जनन के क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला अलैंगिक जनन का क्या फायदा है दोस्तों, वो है मोनोपेरेंटल होती है, मतलब मोनोपेरेंटल, हिंदी में ही उसको बोला जाता है मोनोपेरेंटल। ठीक है, तो आपको ये वर्ड लिखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है मोनोपेरेंटल होती है। दूसरा वर्ड है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः एपोमिक्सिस कहलाता है, क्योंकि इसमें उत्पन्न संतानों में माता पिता के गुणों का मिक्सिंग नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब आप लोग बोलेंगे एपोमिक्सिस क्या होता है, तो दोस्तों ये हिंदी मीनिंग है एपोमिक्सिस होता है। ठीक है, आपको ये वर्ड जो है इसी तरीके से लिखना है। अगर आप हिंदी इंग्लिश मिला के लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आपको हिंदी इंग्लिश मिला के ही लिखना है, ताकि जो चेक करने वाला होगा एग्जामिनर, वो आपको मार्क्स अच्छा देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या हो गया पॉइंट आपका कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, सामान्यतः मोनोपेरेंटल होता है, MONOPORENTL मोनोपेरेंटल होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एपोमिक्सिस कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है उत्पन्न संतानों में माता पिता के गुणों का मिक्सिंग नहीं होता है। अब तीसरा अगर पॉइंट देखेंगे तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न सभी संतान आपस में पूर्णतः सामान्य होते हैं, इसलिए इसे सम्मिलित कण से क्लोन कहा जाता है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान पैदा होता है, जो नई पीढ़ी, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग का शक्ल अपने माँ बाप से बहुत कम मिलता जुलता है, मतलब बहुत कम। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में वैसा नहीं होता। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो उसका उत्पत्ति संतान होता है उसका शक्ल बिल्कुल मैच करता है, इसलिए इसे सम्मिलित का से क्लोन कहा जाता है। अगर आप लोग मोबाइल यूज किए होंगे एंड्रॉइड फोन, तो वहां पर एक क्लोन का ऑप्शन आता है। क्लोन मतलब क्या होता है, सेम टू सेम बना देना। अगर आप पेटीएम का क्लोन बनाएंगे, पेटीएम ऐप का, तो उसका क्लोन सेम टू सेम पेटीएम के जैसा ही बनेगा, पेटीएम के जैसा ही सारा चीज वर्क करेगा, दिखेगा। तो वही होता है अलैंगिक जनन में, इसे क्लोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, क्लोन। और क्लोन की इकाई को क्या बोलते हैं, रोमेट यूनिट। क्या बोलते हैं, रोमेट यूनिट। क्लोन की इकाई को हम लोग रोमेट यूनिट कहते हैं। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल मिटोसिस यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन ही होता है, अर्धसूत्री विभाजन कभी नहीं। ये वीवीआई पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अलैंगिक जनन में क्या होता है भाई, केवल समसूत्री विभाजन होता है, ना कि आपका अर्धसूत्री। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिगर को वगैरह समझना है तो अपस्थानिक जड़ है, एडवांटेज में रूट है, ये रेड रोज का जो है फूल कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जैसे इसका मतलब कि मान लेते हैं उसका पिता है तो उसका जो बेटा है, उसका बेटा, तो सबका शकल लगभग एक जैसा मैच करता है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन में। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब पौधे में अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, बहुत वीवीआई, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखना है। तो पौधे में अलैंगिक जनन के बारे में, प्रजनन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट को आपको समझना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका मतलब क्या होता है, वही प्रजनन। क्या होता है दोस्तों, वही प्रजनन। ठीक है, वर्गी शायद यहाँ पर लिखा हुआ होगा,
वही, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है वर्गीय प्रजनन। जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन क्या बोलते हैं? अर्थात जीवन अवधि। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीवन अवधि। तो जन्म से लेकर के जब आदमी मृत्यु होती है, जब निधन होती है, तो उन दोनों के बीच का जो वक्त है, इनके बीच का वक्त, समय अंतराल जो भी जिया हो, उसको क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं, ठीक है। जीवन अवधि, ये चीज को आपको समझ में आना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है, पर बीबीआई लिख भी दी है। अब आगे देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट्स लाइफ स्पैन। देखिए सबसे पहले दो भागों में इसको बांटा गया है। अगर आप लोग को मैं अच्छे से दिखाऊं तो मैं इसको पहले छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आप इसको दो भागों में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका वेजिटेटिव फेज, दूसरा आपका रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि प्रजनन अवस्था, और पहला है वर्गीय अवस्था। अब वर्गीय अवस्था में दो चीज आता है आपका, वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट और स्टेम, लीफ, ये तीन चीज दे दिया एग्जांपल यहाँ पर। एक है रूट, एक है स्टेम, एक है लीफ। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हो गया। और इसमें रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि फ्लावर। फ्लावर क्या हो गया? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया, यहीं से जो है जन्म लेता है। कोई फूल आता है, फूल से ही कोई जन्म लेता है। लेकिन वेजिटेटिव पार्ट यानी कि वर्गीय अवस्था में क्या क्या हो गया? आपका रूट हो गया, जड़ हो गया, स्टेम मतलब तना हो गया, लीफ मतलब पत्ता हो गया। चीजें आपको समझ में आ रही है? अब देखिए, प्लांट के सभी पार्ट वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। प्लांट का जितना भी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, केवल फ्लावर को छोड़कर। वहीं पे प्लांट का फ्लावर केवल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, और प्लांट का सिर्फ फ्लावर ही भाग है जो कि क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव। लेकिन प्लांट्स का लगभग सभी भाग को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। ये चीज को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट में तीन चीज आता है, रूट, स्टेम, ईटीसी भी लगा दें कि और भी बहुत कुछ होता है, रूट, स्टेम, लीफ। लेकिन इसमें सिर्फ फ्लावर आता है रिप्रोडक्टिव में, क्योंकि फ्लावर से ही कोई चीज जन्म लेता है, ठीक है। आगे देखिए, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव का मतलब अभी हम आपको क्या बताया दोस्तों? वेजिटेटिव का मतलब बताया आपको वरीय अवस्था, वरीय अवस्था, ठीक है। तो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट अर्थात रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इससे नए पौधे रीजनरेशन को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका तना हो गया, रूट मतलब क्या हो गया आपका? रूट यानी कि जड़ हो गया, या फिर लीफ मतलब पत्ता हो गया। इनसे नए पौधे का बनना, इनसे नए पौधे का रीजनरेशन होना, इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्गीय प्रजनन, ठीक है, या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब अगर आप मॉडर्न डिफिनेशन देखेंगे नया में, तो सीड की भागीदारी के बिना पौधे के स्पेशियल जैक यानी कि विशेष या फिर नॉन स्पेशियल वेजिटेटिव पार्ट से नए पौधे रीजनरेशन को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया, बट आप लोग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली अगर मॉडर्न डिफिनेशन देखेंगे तो सीड का जो होता है, बीज जो होता है, बीज, सीड, उसका भागीदारी के बिना कोई भी पौधा, जैसे कि अगर तना से करेंगे तो वहां पर कोई सीड का, कोई चीज का वहां पर भूमिका है नहीं, है ना, कोई चीज का मतलब कि अगर मान लेते हैं ये तना है आपका, पेड़ है, जैसे कि यहाँ पर पेड़ ले लेते हैं, ये पेड़ है आपका, ठीक है, ये आपका हो गया तना। तो यहाँ पर कोई बीज का भागीदार नहीं है, लेकिन यहाँ से भी पौधा बन गया। यहाँ हो गया पत्ता, पत्ता में कोई बीज होता नहीं होता, लेकिन वहां से भी जो है पेड़ निकल गया। तो वही चीज आपको कह रहा है कि सीड के भागीदारी के बिना, यानी कि यहाँ पर बीज के भागीदारी के बिना पौधे जो है वो कोई चीज को जन्म देता है, कोई नया पौधा को बनाता है, रीजनरेशन करता है, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि वर्गीय प्रजनन। आपको समझ में आ गया डिफिनेशन क्या बोल रहा है? अब देखिए, इसके भी दो प्रकार होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि एनवीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वर्गीय प्रजनन, ठीक है, प्राकृतिक वर्गीय प्रजनन। और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एवीआर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट को जो है समझते हुए जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया दोस्तों? दो भाग में बांटा गया है। किसको दो भाग में बांटा गया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक बार चेक कर ले तो वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, कभी कभी हो जाता नहीं आती है। चलिए, तो सबसे पहले आपका नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वर्गीय प्रजनन। इसको आप लोग समझिए। सबसे पहले पौधे के वेजिटेटिव पार्ट अर्थात रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, मतलब जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ता हो गया, में बिना किसी कृत्रिम तकनीक का उपयोग किए नए पौधे के पुनः उत्पन्न होने की विधि को ही नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सिंपली आपको समझ में आ गया है। नेचुरल का मतलब होता है भाई प्रकृति, और आर्टिफिशियल का मतलब होता है आदमी के द्वारा। अब यहाँ पर किसके बारे में बात करें हम लोग? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है दोस्तों? वो आता है आपका रूट, स्टेम, लीफ। तो हम लोग अभी सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्ता के बारे में। अब यहाँ पर इसके क्योंकि दो प्रकार होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? जड़, तना, पत्ता के बारे में। अब जड़, तना, पत्ता अगर बिना किसी छुए, बिना किसी किए हुए अगर अपने आप हो जाती है उसको नेचुरल बोलते हैं, और वही अगर आदमी के द्वारा किया जाता है उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। समझ में आ गई? तो पौधे के भाग यानी कि वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इसमें बिना किसी कृत्रिम तकनीक, कोई भी टेक्नोलॉजी के बिना
कोई भी कृत्रिम उपयोग के बिना अगर नए पौधे का पुनः उत्पन्न होने की विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि एनवीआर। अब इसका उदाहरण क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले बाय रूट के द्वारा देखते हैं, फिर बाय स्टेम के द्वारा देखते हैं, फिर आपका जो है एक और बाय स्टेम हो गया, बाय रूट हो गया, एक होता है बाय लीफ। लेकिन बाय लीफ जो है आपका सिलेबस में नहीं है तो शायद उसको यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है VBI बाय स्टेम, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं जो एनवीआर के उदाहरण में बाय स्टेम के द्वारा क्या क्या बनता है। यहाँ पर एग्जांपल आपको समझ में आ गया, स्वीट पोटैटो, शकरकंद। यहाँ पर आप लोग सभी चीज को जो है ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो बाय रूट, बहुत पौधे की जड़ से अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे का विकास हो जाता है, ठीक है। बाय रूट यानी कि जड़ के द्वारा जो है बहुत पौधे के जड़ से बिना किसी इसके अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे का विकास हो जाता है। जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं शकरकंद, या फिर आपका हो गया डेलबेर्जिया, सीसो, इंडियन रेडवुड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिना पौधे में जड़ से कोई भी अनुकूल परिस्थिति के बिना कुछ के बिना पौधे का विकास हो जाता है, ये हो गया बाय रूट। अब है बाय स्टेम, कुछ पौधे प्लस के स्टेम अस्थायी रूप से भूमि के अंदर रहते हैं तो उसे भूमिगत तना कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा पौधा जिसका जो तना है वो भूमि के अंदर, वो जमीन के अंदर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भूमिगत तना। अब अंडरग्राउंड स्टेम, इंग्लिश में बोलते हैं अंडरग्राउंड इसमें स्टेम यानी कि भूमिगत तना। तो ये क्या होता है, मोटा और मांसल होता है, थिक एंड फ्लेशी यानी कि मोटा और मांसल, और चेंज इन शेप एंड साइज। और ये जो है अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो शेप में भी, आकार में भी और साइज में भी, ये दोनों में अपना चेंज होता है, ठीक है। और स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो कहां पर करता है, चेंज इन फंक्शन, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो चेंज इन फंक्शन करता है। अब आगे अगर देखेंगे आप तो उपयुक्त यूजी स्टेम, यूजी मतलब अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। यूजी का शॉर्ट फॉर्म क्या, फुल फॉर्म क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम रूपांतरित तना कहा जाता है। जैसे कि एक जिंगर हो गया, एक टर्मेरिक हो गया, एक पोटैटो हो गया, ऑनियन, गार्लिक, ये सब हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया दोनों पॉइंट, बाय स्टेम के द्वारा और बाय रूट के द्वारा। अगर नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए। अब आगे देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि AVR। क्या हो गया, AVR। हम लोग एनवीआर पढ़ लिए, अब आर्टिफिशियल यानी कि मनुष्य के द्वारा जो किया जाता है यानी कि कृत्रिम वर्गीय प्रजनन, इस चीज को आप लोग समझिए। सबसे पहले अगर यहाँ देखेंगे एक पेड़ दिया हुआ है, एक यहाँ पर एक पेड़ जो झुका हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड लेयर, इसको बोलते हैं सॉलिड लेयर। अगर यहाँ पर आप लोग मिट्टी से ढक देंगे तो यहाँ पर फिर से कोई नया पौधा जन्मने लेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या पत्ता है, पत्ता के इधर साइड में देखेंगे तो देखिए कोई नया पौधा निकल गया है, ठीक है। तो सेमी सॉलिड क्ले सॉलिड प्रोसेस प्लाइथिन पैटसोन बोरा पैटसोन रॉक, ठीक है। तो सेमी सॉलिड क्ले सॉलिड इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है नए पौधे का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोडक्शन करते हैं, वर्गीय प्रजनन का जो है इस तरीके से होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से अगर, तो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट अर्थात फिर से आपका वो आ गया पहले वाला पार्ट को, इसको समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए समझिए, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन आ गया, अब तो आपको याद होना चाहिए। वर्गीय प्रजनन में कौन कौन आता है, एक आता है रूट यानी कि जड़, एक आता है तना, एक आता है पत्ता। तो इसमें कोई कृत्रिम तकनीक का उपयोग द्वारा नए पौधे के विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया, यानी कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, तना हो गया, पत्ता वगैरह हो गया। इसमें अगर हम लोग कृत्रिम तकनीक के उपयोग द्वारा नए पौधे का विकास करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसके 5 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला कटिंग, दूसरा लायरिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग, चौथा टिश्यू कल्चर, पांचवा है माइक्रोप्रोपेगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले कटिंग क्या होता है, बहुत पौधों के स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ा में काटकर स्वयं विस्थापित कर दिया जाता है। कुछ समय बाद उसमें नए पौधे का विकास हो जाता है, जैसे कि शुगर कैन यानी कि गन्ना। तो आपको समझ में आ गया कटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ऐसा पौधा है जिसका तना को काट करके छोटे छोटे टुकड़े में काट करके उसको जमीन वगैरह में गाड़ दिया जाता है, फिर वो जो है लग जाता है, फिर समय के बाद इसमें नए पौधे का विकास हो जाता है। एग्जाम्पल आपका शुगर कैन है। दूसरा है आपका लायरिंग, ठीक है। लायरिंग समझिए, इसमें प्लांट पार्ट को सॉलिड के परत से ढक दिया जाता है, प्लांट पार्ट को सॉलिड के परत से ढक दिया जाता है। और लायरिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है सॉइल लायरिंग, एक है एयर लायरिंग। कितना है, 2। तो ये लायरिंग जो है 2 प्रकार के होता है भाई। वो कहां पर क्या करता है, तो इसमें प्लांट को जो है सोयल के परत से ढक दिया जाता है। लायरिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सोयल लोयरिंग, दूसरा होता है एयर लोयरिंग। अब यहाँ पर सोयल लायरिंग देखेंगे तो यहाँ पर जो है मिट्टी भरा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, सोयल लायरिंग। क्या बोलते हैं इसको, सोयल लायरिंग। वहीं पे अगर आपका हवा के बारे में होता तो वो हो जाता, यानी कि एक 2 एग्जाम्पल अभी हम लोग पढ़े ना, एक होता है एयर लायरिंग, एक होता है सॉलिड लायरिंग। तो एयर लायरिंग जो है वो आपका होता है जैसे कि मिट्टी के अंदर होता है, तो यहाँ पर अगर पत्ता वगैरह में होता तो ये हो जाता आपका एयर लायरिंग। ये चीज समझ में आ गया, आपका सिलेबस में जो चीज है वो चीज आप हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लायरिंग का मतलब आपको समझिएगा, प्लांट को जो है सॉलिड के परत वगैरह से ढक दिया जाता है। लायरिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सोयल लायरिंग, होता है एयर लायरिंग। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए, सर्वप्रथम स्वास्थ्य आधारीय मुख्यालय ये मुलायम तना के शाखा का चुनाव करते हैं। चुने हुए तना के शाखा को भूमि की ओर यू शेप्ड तरीका से झुका देता है
और सोयल के संपर्क वाले भाग को सोयल से ढक देते हैं। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। अगर आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब तो करना ही है, वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों को, जो भी दोस्त आपके पढ़ने वाला है, प्लीज एक बार उसको जरूर बताएं, शेयर वगैरह जरूर करें। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम स्वस्थ आधारीय मुलायम तना के शाखा का चुनाव करते हैं। चुने हुए इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बच्चे के मन में एक चीज डाउट होगा, वो चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि फिर आप लोगों का मन में डाउट होगा तो मुझे फिर बाद में दिक्कत होगा। देखिए एक पॉइंट को आपको दिखाते हैं, पर एपोमिक्सिस के बारे में आपको बताए थे। ये चीज को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चीज को आपको और थोड़ा सा डिटेल्स में जाना चाहिए। आपका सिलेबस में नहीं है ये चीज, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देना बहुत जरूरी है। देखिए एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, इस चीज को पहले आप लोग समझिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एपोमिक्सिस ये वर्ड इंग्लिश है, इसका हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है आपका असंग जनन। क्या होता है दोस्तों? असंग जनन। असंग जनन। अब असंग जनन का मतलब आपको मुझे लगता है नहीं समझ में आ रहा होगा। असंग जनन, ठीक है, क्या होता है? अनेक पौधे में लैंगिक जनन की सामान्य विधि को अलैंगिक विधियों द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि स्थान को बदल दिया जाना, अर्थात युग्मकों के समेकन या फिर संलयन के बिना ही इसमें नई संतति का विकास हो जाता है। इसी विधि को हम लोग असंगत जनन कहते हैं, यानी कि एपोमिक्सिस कहते हैं। समझ में आ गया? ये आपका सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। आपको ये जब डेफिनेशन लिखना तो वहां पर एपोमिक्सिस लिख देना है, या फिर आपको लिख देना दोस्तों असंगत जनन, कुछ भी आपको लिख देना। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। और बाकी कोई भी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी चीज को आपको ध्यान से इसी तरीके से। और यहाँ पर मोनोपेरेंटल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों आपका अभिभावक, ठीक है, एकल अभिभावक। तो यहाँ पर एकल अभिभावक जो है वो हिंदी में नहीं होता, लेकिन आपको लिखना यही है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि अलैंगिक प्रजनन में सामान्यतः मोनोपेरेंटल होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको एकल अभिभावक वगैरह नहीं लिखना। ठीक है दोस्तों, चलिए ये दोनों पॉइंट में आपको दिक्कत है। एपोमिक्सिस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आपको सिर्फ इसका हिंदी मीनिंग को याद रखना और कोई भी चीज को नहीं। चलिए तो हम लोग देखिए कितना फटाफट आपका सिलेबस कंप्यूटर आगे देखिए आप यहाँ पर हम लोग पढ़ते भी यहाँ पर। ठीक है, तो सर्वप्रथम स्वास्थ्य आधारीय मुलायम तना के शाखा का चुनाव करते हैं। चुने हुए तना के शाखा को, ये देखिए ये आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको बता रही है चीज। आपको नोट्स जो है वो यहीं तक बनाना है, लेकिन क्या क्या करता है उस विधि में थोड़ा सा ये जानना आपको जरूरी है। फिर इसके बाद आपको जो है एयर लायरिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए 5 चीज है। एक है आपका कटिंग, एक है लायरिंग, है ग्राफ्टिंग, है टिश्यू कल्चर, एक है माइक्रो। तो पहले कटिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लायरिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्राफ्टिंग, फिर टिश्यू, फिर माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, तो देखिए कटिंग के बारे में, लायरिंग के बारे में आपको यहीं तक लिख देना है, फिगर बना देना, काम खत्म। ये आपको बता देते हैं कि सर्वप्रथम स्वास्थ्य आधारित मुलायम तना की शाखा का चुनाव करता है। सबसे पहले क्या करता है? एक मुलायम तना के शाखा यानी कि ब्रांच का जो है चुनाव करता है। फिर चुने हुए तना के शाखा को भूमि की ओर यू शेप तरीका से झुका देता है। ठीक है, भूमि की ओर जो है यू शेप आकार में, यू के आकार में जो उसको झुका देता है। फिर क्या करता है? तरीका से, इस तरीके से झुकाता है कि सोयल के संपर्क वाले भाग को सोयल से ढक देते हैं। और इस तरीके से झुकाता है कि सोयल, यहाँ पर देखिए यू शेप में इसको इस प्रकार झुका दिया, और इस प्रकार यहाँ पर ये तना था, कोई यहाँ पर कोई ब्रांच था। आप लोग समझिए, पहले क्या लिखा है? ये मुलायम तना को लिया। मुलायम तना मतलब यहाँ कोई तना है, कोई ब्रांच है जो कि बहुत मुलायम है, उसको इस प्रकार झुकाया कि वो जो है सोयल के अंदर थोड़ा सा आ गया, नहीं जमीन के अंदर आ गया, फिर ये ऊपर हो गया, तो ये हो गया यू शेप। ये क्या हो गया? यू शेप। देखिए आगे, और सोयल के संपर्क वाले भाग को सोयल से ढक देता है। और जो सोयल के संपर्क में होते हैं, जो कांटेक्ट में होते हैं, उसके क्या करता है? सोयल से ढक देता है। 2 से 3 महीना के बाद एडवांस रूट का विकास हो जाता है, और 2 से 3 महीने के बाद फिर से यहाँ पर भी जड़ जो है पैदा हो जाता है, यानी कि एडवांस रूट, एडवांस जड़ का जो है पैदाइश हो जाता है, विकास हो जाता है। तब उसे मदर प्लांट से काटकर अलग कर और नए संतान पर स्थापित कर देने देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है? जब नए जड़ का ये हो जाता है तो फिर यहाँ से इसको काट दिया जाता है, फिर ये जो नया पौधा बन जाता है, ये फिर जो पौधा था वही रहता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका नए स्थान यानी कि नए संतति का किस तरीके से यहाँ पर होता है वो आपको समझ में आ गया कटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर जो कटिंग वर्ड आया था, कटिंग वर्ड, अब आपको मुझे लगता है समझ में आएगा। कटिंग और लायरिंग वर्ड जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर चीजें आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से 3 महीना के बाद इसको क्या करता है? एडवांस रूट को विकास के लिए, और विकास जब हो जाता तो उसे मदर प्लांट से काट कर, यानी कि जो उसका पहले मदर प्लांट था उसको काट दिया था, अलग कर दिया जाता है, फिर नए स्थान पर स्थापित कर देते हैं। एग्जांपल के लिए आपको लेमन और मेरीगोल्ड, ये दोनों याद रखना है, एक लेमन और एक मेरीगोल्ड। अब बात करते हैं एयर लेयरिंग के बारे में। लेयरिंग के बारे में बात करें अब एयर लेयरिंग के बारे में, तो क्या होता है? सर्वप्रथम एक स्वास्थ्य शाखा का चुनाव कर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर रिंग बार्क को अलग कर दिया जाता है। तो सबसे पहले एक स्वास्थ्य शाखा का चुनाव करता है। स्वास्थ्य मतलब यहाँ पर क्या होगा? मजबूत होना चाहिए, ये नहीं कि सूखी डाल वगैरह। ठीक है, और उसको 2-3 सेंटीमीटर रिंग से जो है
बाहर को अलग कर दिया जाता है। अब तना जो है वो इंजर्ड पार्ट को सेमी सोयल कले छिद्र युक्त पॉलीथीन, पटसन, बोरा एवं रस्सी द्वारा अच्छी प्रकार से कवर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या किया, कोई रिंग के द्वारा जो है उसको थोड़ा सा अलग कर दिया, थोड़ा सा उसको काट दिया, इंजर्ड कर दिया उस पेड़ के भाग को। ठीक है, फिर क्या किया, वो सेमी कले यानी कि जो इंजर्ड था, जो छिद्र था, उसको फिर पॉलीथीन, पटसन, बोरा एवं रस्सी द्वारा उसको अच्छे प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। फिर क्या किया, 2 से 3 महीना के बाद तना की इंजर्ड भाग से एडवांस रूट का विकास हो जाता है। तब इसे मदर पौधा यानी कि मदर पौधा अलग कर नए स्थान पर विस्थापित कर दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इंजर्ड भाग जो था वहां पर वो सोयल वगैरह से यहाँ पर जो ढक दिया, सेमी सोलिड वगैरह से अच्छी तरह से छिद्रयुक्त तो पॉलीथीन जो है पॉलीथीन वगैरह से उसको ढक दिया रस्सी द्वारा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 2-3 महीने के बाद जो इंजर्ड भाग से भी एडवांस रूट का विकास हो जाता है। फिर इसे जो है पौधे से अलग कर दिया जाता है, यानी कि मदर पौधा जो है उससे अलग कर दिया जाता है और नए स्थान पर विस्थापित कर देता है। जैसे कि एक लीची हो गया, एक गावा हो गया। ठीक है, गावा तो अमरूद, लीची। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझाएगा सेमी सॉलिड कले सोयल प्लस पारस पॉलीथीन, उसके बाद पार्टसन बोर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। फिगर वगैरह का उतना टेंशन मत दीजिए। अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक विशेष प्रकार की तकनीक है, एक विशेष प्रकार का तकनीक है जिसमें एक पौधे के पार्ट को दूसरे पौधे पर कुछ इस प्रकार से स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित मतलब क्या हो गया, जैसे आप वहां पर खड़ा है, यहाँ पर आप खड़ा है, हम यहाँ पर है, तो हम यहाँ गए, आपको यहाँ पर हटा दिए, तो ये हो गया स्थानांतरित। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की तकनीक है जिसमें एक पौधे के पार्ट को दूसरे पौधे पर कुछ इस प्रकार से स्थानांतरित किया जाता है कि दोनों पौधे के भाग एक संयुक्त पौधे के जड़ में वृद्धि विकास करने लगे। ठीक है, तो दोनों पौधे के भाग जो है एक संयुक्त पौधे के जड़ में वृद्धि और विकास करने लगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सरासित दिया हुआ शूट स्टेम वगैरह, ग्राफ्टेड प्लांट, पार्ट, रूट सिस्टम, सपोर्टिंग प्लांट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट था वो मात्र 2 इंपॉर्टेंट था। एक था आपका यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, सबसे पहले आपका कटिंग जो इंपॉर्टेंट था, लायरिंग इंपॉर्टेंट था, ग्राफ्टिंग मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते। ठीक है, कहाँ गया ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग देखिए यहाँ पर ग्राफ्टिंग मैंने आपको बता दिया और यहीं तक आपका इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो ये तीनों है वो आपके सिलेबस में तो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है। लेकिन टिश्यू कल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझेंगे। सॉरी, यहाँ पर टिश्यू कल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने VVI लिख रखा है, मैं तो सोचा कि टिश्यू कल्चर कोई अलग टॉपिक है। देखिए टिश्यू कल्चर बिल्कुल अलग टॉपिक है और आपको बहुत मजा आएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आप लोग समझेंगे टिश्यू कल्चर को। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं वीडियो कितनी लंबी बन चुकी है। देखिए टिश्यू कल्चर है, उसके बाद आपका टोटीपोटरी, पता नहीं ये सिद्धांत जो कौन सा सिद्धांत है, उसके बाद सर्वप्रथम। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपका जो है टिश्यू कल्चर के लाभ वगैरह आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है टिश्यू कल्चर में। ठीक है, उसके बाद फिर जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन आता है। तो दोस्तों एक काम करते हैं हम लोग यहीं तक इस लेक्चर को रहने देते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर जो ना एक अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भाई 5 पॉइंट दिया गया है टिश्यू कल्चर तो यहाँ पर AVR के अंदर तो आता है, लेकिन टिश्यू कल्चर जो बहुत बड़ा टॉपिक है और 5 नंबर का कभी कभी पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है आपकी ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज चैप्टर को यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको लगा है कि सच में यहाँ पर कुछ हो रहा है, अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट नजर आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार बता दीजिएगा कि बायोलॉजी का क्लास जो है फाइनली स्टार्ट हो चुका है, आप लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, तो प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अब लास्ट में शेयर करते हुए जाइए और उसको ये बताइए कि बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपका फिजिक्स का हो गया है, उसी तरीके बायोलॉजी का भी हो गया और केमिस्ट्री का भी बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जितना बच्चा जुड़ेंगे उतना मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और पूरा सिलेबस खत्म करने में भी मजा आएगा, क्योंकि मुझे प्रेशर ज्यादा रहेगा, ज्यादा बच्चे के रहने से। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।